शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अरसलान अवान शेयर कर रहे हैं। अरसलान कहते हैं, मैं गुजरावाला रावली कैंट का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपने नाना जी की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही डरावनी है और नाना जी ने ख़ुद हमारे साथ शेयर की है। ये आज से तकरीबन 50-60 साल पहले की बात है, जब मेरे नाना जी यंग हुआ करते थे और वो लोग गांव में रहते थे। और नाना जी ये बताते हैं कि उस दौर में कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, ना तो दूसरे गांव में जाने के लिए कोई बसेस वगैरह चलती थी और ना ही कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो अपने घोड़ों पर या फिर काफ़िले की शक्ल में सफ़र किया करते थे। ज़्यादातर सफ़र पैदल ही किया जाता था। तो एक दफ़ा नाना जी अपने कुछ दोस्तों के हमरा एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उन लोगों का जो सफ़र था, उन लोगों का वो सफ़र तकरीबन 5 से 6 घंटे का था, जो उन्होंने पैदल लगातार चलना था। नाना जी कहते हैं, हम लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर हमें रात इशा का टाइम हो गया। वहाँ पर हम लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ी। वो कहते हैं हम लोगों ने इशा की नमाज़ अदा की। उसके बाद वहाँ से जब हम लोग चलने लगे तो नाना जी कहते हैं, मैंने और मेरे दोस्तों ने ये महसूस किया कि जैसे हम लोगों के साथ और भी बहुत से लोग हैं। हम लोगों के कदमों के अलावा भी बहुत से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत से लोग हम लोगों के साथ चल फिर रहे हैं। नाना जी ने अपने दोस्तों से ये कहा कि आप लोग ज़रा इधर ही रुके, इधर ही आप क़याम करें, मैं अभी आता हूँ। नाना जी अपने दोस्तों को वहाँ पर छोड़कर थोड़ा सा पीछे गए। नाना जी कहते हैं, जैसे ही मैं कुछ पीछे गया तो वहाँ पर जाकर मैंने एक कलाम पाक पढ़ी। जैसे कलाम पाक पढ़ी तो वहाँ पर सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुज़ुर्ग नमूदार हो गए और वो सामने आकर नाना जी के खड़े हो गए। नाना जी ने उन्हें ये कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप नेक जिन्नात हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? जिन पर उन जिन्नात का ये कहना था, हमने आपकी अज़ान में जब आपने नमाज़ पढ़ी उसके बाद जो आपने तिलावत कुरान पाक की, हमने वो सुनी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई आपकी आवाज़, इसलिए हम आपके साथ ही जाएंगे। आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। तो नाना जी ने ये कहा कि हम तो अपने दोस्त की किसी शादी में जा रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पर नहीं ले जा सकता। आप ऐसा करें, आप लोग इधर ही रुक जाएं। वापसी पर हम लोग आपको जब यहाँ से गुजरेंगे तो आपको साथ लेते जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि वो जिन्नात का जो काफ़िला था, उन लोगों ने ये बात मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है। जैसे ही नाना जी कहते हैं, मैं वापस आया अपने दोस्तों के साथ, उस गांव में पहुंचे। वहाँ पर उनके दोस्त की शादी थी, शादी को अटेंड किया। 2-3 दिन के बाद जब वो लोग वापस आने लगे तो नाना जी को ये बात याद थी कि जिस रास्ते से मैंने गुजरना है, उस रास्ते पर तो मैंने जिन्नात से ये वादा किया था कि मैं आपको साथ लेकर जाऊँगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं उनको गाँव में कैसे ले जा सकता हूँ? लोगों में तो उनको देख कर खौफ व हिरास फैल जाएगा जब लोग उनको महसूस करेंगे। नाना जी ने अपने दोस्तों से ये कहा कि जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग रास्ता बदल कर जाएंगे। नाना जी कहते हैं, हम लोग रास्ता बदल कर जब अपने गांव वापस आ गए तो मेरे नाना जी जो थे वो मुअज्जिन भी थे और बहुत रूहानियत भी रखते थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा इल्म था जिन्नात को भी लेकर। तो नाना जी कहते हैं, ऐसे ही मैं अमामत कर रहा था। जैसे ही मैंने इशा की नमाज़ के बाद दुआ मांगी तो उस वक्त मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोग थे, लेकिन जब आमीन कहने की आवाज़ आई तो ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर जो नमाजी नमाज़ पढ़ रहे थे उनमें भी एक खौफ व हिरास फैल गया। वो एक दूसरे को देखने लगे कि ये इतनी ज़्यादा आवाज़ें कहाँ से गूंज रही हैं। जितनी बार दुआ के लिए आमीन कहा जाता था वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ तक कि सब नमाजी जो थे वो खौफज़दा हो गए और उठकर चले गए। उनके जाने के बाद नाना जी वहीं पर बैठे थे।
नाना जी ने फिर वो कलाम पाक पढ़ी तो वही बुज़ुर्ग सामने ज़ाहिर हो गए और उन्होंने ये कहा कि आप हमसे वादा करके गए थे कि आप हमें अपने साथ लेकर आएंगे, लेकिन आपने रास्ता बदल कर सफ़र किया, आप तो हमें साथ नहीं लेकर आए, लेकिन हम आपके इंतज़ार में आप तक खुद ही यहाँ पर पहुँच गए। हमें आपकी आवाज़ में पढ़ा हुआ कुरान पाक बेतहाशा पसंद है। हमारे बच्चे, हमारा पूरा कबीला, हमारे कबीले के बहुत से ख़ानदान यहाँ पर आए हैं, आप उनके लिए तिलावत कुरान पाक करें। तो मेरे नाना जी ने फिर उनके लिए तिलावत कुरान पाक की। वो सारे जन्नात का जो कबीला था वो मेरे नाना जी के मुरीद बन गए। हम लोगों के जो नाना जी थे, उनका जो कमरा था, उनके कमरे में हर कोई नहीं जा सकता था। एक दफ़ा मेरे मामू ने नाना जी से पूछे बिना वो नाना जी के कमरे में चले गए। तो मामू कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद पगड़ी वाले बुज़ुर्ग बैठे देखे। जैसे ही मामू ने उनसे पूछा कि आप सब लोग कौन हैं, नाना जी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वो मामू के देखते देखते ही गायब हो गए। मामू को 2 दिन बुखार रहा, नाना जी ने उसके बाद सख्ती से मना कर दिया। यहाँ तक कि अभी भी नाना जी हयात हैं और उनका वो कमरा आज भी है और उनके कमरे में बाकायदा महसूस होता है कि वहाँ पर जिन्नात का आना जाना लगा रहता है। बहुत से ऐसे लोग इंसानी रूप में हमने उधर देखे हैं जो पलक झपकते गायब हो जाते हैं। ये कहानी थी अरसलान अवान के गुजरांवाला से जो उन्होंने शेयर की। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फ़ातिमा शेयर कर रही हैं। फ़ातिमा कहती है, मैं भेरा की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा हम लोग सलाम करने के लिए एक दरबार शरीफ था, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ पर उनका उर्स भी हो रहा था। वहाँ पर हमने सलाम किया और वहीं पर हम लोगों ने रात गुजारने का सोचा। हम लोगों ने जब रात रहने के लिए वहाँ पर क़याम किया तो वहाँ पर मुसाफिरों के लिए ऐसे कमरे बनाए जाते हैं जहाँ पर वो रात गुजार सकें। मर्द हज़रात के अलग और ख़वातीन हज़रात के अलग होते हैं। तो जब हम लोगों ने वहाँ पर रात गुजारी, तकरीबन रात 12:30 पौने 1 बजे का टाइम होगा। हम लोगों को वॉशरूम जाना था। जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकले, मैं और मेरी अम्मी, हम दोनों जब वहाँ से बाहर निकले, अब हम लोगों को पता नहीं था कि जो वॉशरूम एरिया है वो किस तरफ है। हम लोग देखते रहे इधर उधर, हमें कोई भी नज़र नहीं आया। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, थके हुए थे लोग, सब सो गए थे। हम लोग चलते चलते वो जो बिल्डिंग थी, यानी वो जो कमरे वगैरह मुसाफिर खाना जो बना हुआ था, उसकी बैक साइड पर गए। वहाँ पर बहुत घने घने दरख्त थे। वहाँ पर एक दरख्त के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दरख्त की शाख को पकड़कर कोई ज़ोर ज़ोर से झूल रहा है, और वो वजूद ऐसा था जैसे कोई भारी भरकम, कोई कद काठ वाला वजूद है। जब हम लोगों ने गौर करके देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत है, उसके सर के बाल खुले हुए हैं और वो दरख्त के साथ उल्टी झूल रही है। हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, हम लोग डर गए। जैसे ही हम लोग डरे, हम लोगों की चीख निकली तो वो झूला झूलती झूलती एकदम दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। दरबार था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनियाँ तो होती है। हमने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना सा था और आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। वो हमें देखकर हंस रही थी। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। मेरी अम्मी ने कहा, ये कोई इंसान नहीं है, यहाँ से जल्दी वापस चलो। हम लोग तो डर के मारे फ़ौरन वापस आए, आयतल कुर्सी पड़ी, जैसे कैसे करके ये रात गुजारी। सुबह जब हुई तो हम लोगों ने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। वहाँ पर हम लोगों ने दरबार पर सलाम किया। उसके बाद लंगर जब तकसीम हो रहा था, हम लोग लंगर जब लेकर खाने लगे, हम लोगों ने वहाँ पर उस औरत को बैठे देखा। उसका चेहरा तो हम लोग नहीं भूल सकते थे। जैसे ही हम लोगों ने उसका चेहरा देखा, उसने हम लोगों की तरफ फिर उन्हीं नज़रों से देखा और एकदम से हम लोगों के पास आकर कहती है कि सिर्फ तुम लोग ही इन पीरों फ़कीरों के मुरीद नहीं होते, हम लोग भी मुरीद हैं, हम लोगों के भी ख़ानदानों के ख़ानदान मुरीद हैं और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और मैं यहाँ पर इस दरबार पर, इस दरख्त पर बहुत पुरानी रहने वाली हूँ। हमने ये बात सुनी तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। जैसे ही हम लोग 2 कदम उससे पीछे हटे, वो हमसे 2 कदम पीछे हटी और वो गायब हो गई। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा देखकर खौफ आ रहा था। उस वक्त बहुत ज़्यादा गहरा उसका सांवला सा कलर था। मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी आंखें नहीं देखी और उसके नोज़ और लिप्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप भी था। जब हम लोग थोड़ी सी डर गई तो हम लोगों के पास कुछ औरतें बैठी हुई थी। उन्होंने जब देखा मेरी तो तबीयत ख़राब होने लग गई। वो पूछने लगी कि क्या हुआ है। तो मेरी अम्मी ने बताया कि रात इस तरह से हुआ था और
अभी हमें वो फिर नज़र आई और गायब हो गई है। उन औरतों का ये कहना था कि हम लोग यहाँ की रिहायशी हैं, हम लोग इसी गांव की रहने वाली हैं और यहाँ पर ये इस दरबार पर मशहूर है कि यहाँ पर ये इस मखसूस दरख्त के ऊपर ये एक चुड़ैल है जो रहती है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, ये मुख्तलिफ रूप में अपना आप ज़ाहिर करती है। कभी ये कोई बूढ़ी औरत बनकर आती है सामने, कभी ये जवान लड़की बनकर आती है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने इसको एक बहुत खूबसूरत बच्ची के रूप में भी देखा है। ये सडनली सामने आती है, अगर इसको कोई रात के टाइम देख ले इसको नुकसान नहीं पहुंचाती। ये अपने उसी दरख्त के पास जाती है और जाकर गायब हो जाती है। बहुत से लोगों ने इसको दरबार पर भी देखा है। ये 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए नज़र आती है और फिर आंखों से ओझल हो जाती है। हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग तो खौफज़दा हो गए। हम लोग उसी शाम घर वापस आ गए। जब हम लोग घर वापस आ गए तो मेरे जहन पर उसको लेकर एक बहुत ज़्यादा खौफ था। मुझे बहुत डर लगने लग गया। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं वो दोबारा कहीं मेरे सामने ना आ जाए। मैं बहुत खौफ में मुब्तला रहने लगी। यहाँ तक कि शाम के टाइम मैं अपने सहन में बाहर नहीं निकल सकती थी। हम लोग भी गाँव के ही रहने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई। अम्मी के साथ ही मैंने बाहर निकलना, अम्मी को साथ लेकर मैंने वॉशरूम तक जाना, ये मेरी हालत हो गई थी। 3 दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपने घर में, अपने सहन में, हम लोगों के भी वहाँ पर दरख्त वगैरह लगे हुए थे, जैसे मैंने वहाँ पर किसी परछाई को देखा है। मैंने खुद देखा था, मेरा वहम नहीं था, लेकिन अम्मी ने ये कह दिया कि तुम्हारा वहम है। उसी रात ख्वाब में मैं ख्वाब देखती हूँ कि जैसे मैं वहीं पर मौजूद हूँ, वही दरबार है और वही औरत उसी रूप में मेरे सामने आई है और ये कहती है कि तुम मुझसे क्यों डर रही हो, तुम मुझसे इतना मत डरो, मैं कहीं भी नहीं जाती, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं सिर्फ इस दरबार पर ही रहती हूँ। तुम जब से वापस आई हो तुम मुझे सोच कर बहुत डर रही हो और तुम पर एक खौफ तारी है। अपने दिल दिमाग से मेरा खौफ उतार दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। फ़ौरन से मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत डरी हुई थी। मेरा दिल बहुत सख्त ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अम्मी को जगाया, मैंने पानी पिया। उसके बाद मैं इस चीज़ को भूलने लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल हो गई। ये आज से 5 साल पहले की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आमिर शेयर कर रहे हैं। आमिर कहते हैं, मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये खौफनाक कहानी जो है, ये खौफनाक कहानी मेरे एक दोस्त की है। मेरा दोस्त ये कहता है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। बकरा ईद थी तो बकरा ईद का हम लोगों ने कुर्बानी की और कुर्बानी का जितना भी गोश्त था उसको तकसीम करने के लिए हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स भी थे, उनके घर भी जाना था। तो एक जगह मैं गया, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, बड़ी आंधी आ रही थी, इसके बाद बारिश शुरू हो गई तो मैं लेट हो गया। वापसी पर मैंने एक और गांव में जाना था, वहाँ पर मेरे एक दोस्त का डेरा था, तो वहाँ पर मैंने वो मीट वगैरह लेकर जाना था। अब जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मैं बाइक पर था, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में कच्चा गोश्त था। नहर के किनारे किनारे मैं जा रहा था। उस नहर के दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगा था कि शायद कोई खेत खलियान है। एक छोटा सा रास्ता भी बना हुआ था, नहर के ऊपर से एक पुल बनी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से गुज़र कर चला जाऊँगा। जैसे ही मैंने वो नहर के ऊपर जो छोटी सी पुल बनी हुई थी उसको जब मैंने क्रॉस किया तो मैं नहर के दूसरे हिस्से की तरफ जब चलता जा रहा था तो एकदम से मेरा बाइक जो था बहुत ज़्यादा वज़नी हो गया। इतना वज़नी हो गया कि मुझसे बाइक चलाया नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि मेरा बाइक जो था वो ऐसे डोलने लग गया कि जैसे अभी गिर जाएगा। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अब तो मौसम भी ठीक है, कोई इतना तेज़ हवा का प्रेशर भी नहीं है, एयर प्रेशर इतना नहीं है कि ये मेरे बाइक को इस तरह से कर सके। मैं फ़ौरन से बाइक मैंने रोका, मैं उतरा, मैंने बाइक चेक किया, मेरा बाइक बिल्कुल ठीक था। थोड़ी देर के बाद जैसे मैं देख कर इधर उधर मैंने देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। मैंने फिर बाइक चलाना शुरू कर दिया। वो नहर की जो सड़क थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, काफ़ी लंबा रास्ता था। थोड़ा ही जब मैं आगे गया तो मेरा बाइक बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बाइक जो है ये चल जाए, लेकिन मेरा बाइक चल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत उसको स्टार्ट करने की कोशिश की। बिल आखिर मैं थक हार कर उसको लेकर अपने साथ साथ चलने लग गया। एकदम से मुझे इस तरह से आवाज़ें आने लग गई जैसे कोई जानवर है और वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और वो
बहुत सी बारीक बारीक सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। ना तो वो बिल्ली की आवाज़ थी, ना ही वो कुत्ते की आवाज़ थी, वो अजीबोगरीब ही कोई आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारीक सी आवाज़ में रो रहा है या जैसे कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने बाइक की लाइट ऑन की हुई थी क्योंकि वहीं से मुझे आगे जाना था गुजर कर। रात बहुत ज़्यादा थी, अंधेरा भी था। क्या देखता हूँ मैं, जैसे वो नहर के नीचे का जो हिस्सा था, जो मैं समझ रहा था कि कोई खेत खलियान या कोई ऐसी जगह है, क्योंकि घर तो वहाँ पर थे नहीं, मुझे भी पता था। वहाँ से तकरीबन 20-25 की तादाद में होंगे। वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, जैसे बोने से भी छोटे थे। वो जो कोई भी मखलूक थी, वो बिल्कुल काले रंग के उनके जिस्म थे। ऐसे लग रहा था कि उनके जिस्म पर बहुत बाल हैं, गोल गोल से उनके सर थे और आंखें उनकी चमक रही थी और अजीबोगरीब उनके वो हुलिये से थे, ढेर सारे। वो मुझे लगा कोई खरगोश वगैरह हैं, लेकिन वो खरगोश नहीं थे। इनके दांत बहुत ज़्यादा लंबे थे। वो भागते हुए आ रहे थे। आते 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 सब ने नहर में छलांगे लगाना शुरू कर दी। मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा था। वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तकरीबन 50-60 की तादाद में वो नहर के ऊपर चढ़ चढ़ के उसमें छलांगे लगा रहे थे। जैसे मैंने पानी की तरफ देखा तो उन सबकी आंखें पानी पर यूँ चमक रही थी जैसे कोई अंगारे होते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने बाइक वहीं पर खड़ा किया, वो मीट वगैरह मैंने पकड़ा। मैं नहर से नीचे उतर गया। जैसे मैं नहर से नीचे उतर के आगे भागने लगा, आगे भागता भागता जब मैं आगे आया तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की कि मुझे पता चले मैं हूँ कहाँ पर। मेरा पाँव 2 से 3 दफ़ा ऐसे अटका कि जैसे मैं गिर जाऊँगा। मैंने देखा तो वो एक कब्रिस्तान था नहर के नीचे। जैसे वो नहर की पटरी से नीचे उतरते हैं तो वो एक कब्रिस्तान था। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे देखते ही देखते वही मखलूक, वो जो कुछ भी थे, उनकी इतनी ज़्यादा आंखें चमक रही थी और वो ऐसे थे जैसे मेरे सराउंडिंग में सैकड़ों की तादाद में है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उनकी इतनी डरावनी आवाज़ें थी और एकदम से वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलने लगी और दरख्त ज़ोर ज़ोर से जैसे हिलने लग गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना भयानक कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा जो मंज़र मैं अपनी जागती आंखों से देख रहा था। मेरे पास था गोश्त। मैंने वो फ़ौरन से वहीं पर फेंका और मैं पीछे की तरफ भागा कि मैं किसी तरीके से यहाँ से निकलूँ। जैसे ही मैंने वो बैग नीचे फेंका, काफ़ी ज़्यादा भारी बैग था वो फेंकने की देर थी, वो जितनी भी क्रिएचर थी, वो जितनी भी वो मखलूक थी, वो जिन्नात थे, उनके बच्चे थे या वो जो कुछ भी थे, वो सारे उस बैग के ऊपर यूँ झपटे और देखते ही देखते जैसे वो सब गायब हो गए। वो बैग गायब हो गया। वहाँ पर किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने बिल्कुल एक कब्र के पास एक बहुत बड़े वजूद को बैठे देखा। वो बिल्कुल स्याह कलर का था। उसकी सुर्ख रंग की ज़ुबान थी जो मुंह से बाहर निकली हुई थी, यानी उसकी पेट तक उसकी ज़ुबान निकल रही थी और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसकी आंखों में अंगारे जल रहे हैं। उसको देखने की देर थी, मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरी जब आँख खुली तो मैं शायद वहाँ पर कोई आबादी थी, कोई गांव था, मैं वहाँ पर मौजूद था। अजनबी लोग थे। उन लोगों ने मेरे से पूछा कि तुम कब्रिस्तान में बेहोश पड़े थे। हम लोग सुबह नहर पर पानी भरने के लिए आते हैं। तो हमने वहाँ पर एक बाइक देखा और जब हम लोग बाइक देख कर इधर उधर देखने निकले कि ये किसका बाइक है, तो हमने वहाँ पर तुम्हें बेहोश देखा। तुम कब्रिस्तान में बेहोश पड़े हुए थे। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने उन्हें पूछा ये कौन सी जगह है। उन्होंने खैर मुझे उस गांव का नाम बताया। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि रात को मेरे साथ ये माजरा हुआ है। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों का ये जो कब्रिस्तान है ये बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान है और ये बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है। यहाँ पर नहर के साथ जो दरख्त हैं, यहाँ पर जिन्नात बहुत ज़्यादा तादाद में है। यहाँ पर जिन्नात की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर चुड़ैलें भी पाई जाती हैं। तुम्हारे पास कच्चा गोश्त था और तुम रात 12 बजे के करीब इस नहर के पास से गुज़र रहे थे। जब जिन्नात को उनकी खुशबू महसूस हुई, जिन्नात ने गोश्त की खुशबू जब फील की, तो वो तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो गए। उनको जो कुछ चाहिए था वो उन्हें वहाँ पर मिल गया। अगर तुम अकेले होते और तुम्हारे पास ये सब कुछ ना होता तो शायद वो तुम्हें भी जानी नुकसान पहुँचा सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मुझे बहुत सा बुखार हो गया था। फिर वहाँ तकरीबन थोड़ी देर मैं वहाँ पर रुका। मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह ली, उनके घर में कुछ मौजूद थी। उसके बाद फिर मैं जब तो कुछ नॉर्मल हुआ
तो वहाँ से वापस फिर मैं अपने घर आया। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि मैं बिना बताए ऐसे घर से गायब हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों का यही प्लान था कि डेरे पर हम लोग मिलकर वहाँ पर, मैं वहाँ पर उनको मीट दूँगा, उसके बाद हम लोग शायद वहाँ पर बारबेक्यू करते और फिर हम अपने घर वापस आ जाते। लेकिन वो सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। मेरे दोस्त भी मेरा इंतज़ार करते रह गए, घर वालों को सारी बात बताई। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा। मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते थे, मैं अक्सर बीमार हो जाता था। मुझे अजीबोगरीब चेहरे नज़र आते थे, जानवर नज़र आते थे एकदम मेरे सामने, जैसे कोई कुत्ता आ जाता है भागता हुआ फिर वो गायब हो जाता था। सफ़ेद और काले रंग के कुत्ते बहुत नज़र आते थे मुझे। बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती थी अपने घर में, अजीबोगरीब चेहरे वाली बिल्लियाँ नज़र आती थी। यहाँ तक कि मैंने अपने घर की छत पर एक इतनी खौफनाक बिल्ली देखी थी। उस बिल्ली की एक आँख थी, एक आँख ऐसी थी कि जैसे उसकी एक आँख बंद थी या पता नहीं, वो थी ही नहीं। वन आइड कैट थी वो, और वो इतनी खौफनाक थी, उसका चेहरा इतना बड़ा था कि मैंने ज़िंदगी में इतनी भयानक बिल्ली नहीं देखी। और वो मेरे देखते ही देखते गायब हो गई थी और मैं खौफज़दा हो गया था। फिर जब मेरी कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही थी, अम्मी मुझे ये कहती थी कि मैं सोते सोते भी डर जाता हूँ और कुछ बड़बड़ाता भी हूँ। फिर मेरे अब्बू मुझे एक शाह साहब थे उनके पास लेकर गए, उन्होंने पढ़ाई की, दम किया, तो उनका ये कहना था कि ये बहुत सख्त जिन्नात से डरा हुआ है और इसके ऊपर कुछ जिन्नात का साया भी है। ऑब्वियसली ईद थी, मैंने परफ्यूम वगैरह भी लगाया हुआ था, तो वो जिन्नात के असरात मेरे ऊपर हो गए। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ दिए, पीने के लिए भी दिए, गले में पहनने के लिए भी दिए, और ये कहा कि बावज़ू रहना है। मैंने बहुत एहतियात की, तब जाकर मैं ठीक हुआ। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nosheedmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर नेक्स्ट नावल इंशाल्लाह मैं ऑन एयर करूँगी, जल्दी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।